मुख्तार अंसारी उनके परिवार और सहयोगियों पर लगातार ईडी का शिकंजा। और इसके पहले आपको बता दूं कि जिस जगह पे हम मौजूद हैं मोहम्मदाबाद में, अफजाल अंसारी, सांसद अफजाल अंसारी का घर है वो, और कुछ दिनों पहले यहां ईडी की कार्रवाई भी हुई थी। अभी की स्थिति और अपडेट जानने के लिए हमारे साथ सांसद खुद मौजूद हैं। तो कार्रवाई तो हो गई, अब इसके राजनीतिक मायने क्या निकाले जाए? अब यहाँ की कार्रवाई को नहीं, पूरे देश में जहाँ कहीं भी इस तरह की कार्रवाई हो रही है, मैं हर कार्रवाई को गलत नहीं कह सकता, लेकिन जो पब्लिक में एक मैसेज है वो ये मैसेज है कि आखिर ये ईडी कहाँ थी जब विजय माल्या देश को लूटकर देश से भाग गया। कहाँ थी ये ईडी जब नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, ये सारे लोग देश को कंगाल करके चले गए। आज देश की जनता उनका लेके भागा हुआ और वो धन जो देश के ऊपर बोझ बन गया कर्ज का, उसका भरपाई कर रही है। तो चिंता सिर्फ हमारी न करिए, ईडी एक बहुत बड़ी संस्था है, बड़े अधिकार इसको दिए गए, फेमा के भी, मनी लॉन्ड्रिंग के भी। इनके पास एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का भी है। ये एक साथ सिविल मैटर भी और क्रिमिनल मैटर भी, ये सब हैंडल कर सकते हैं। इनको वो पावर है जुडिशियली के रैंक में कि इनके सामने दिए गए बयान से उस तरह से आपको मानना पड़ेगा कि जैसे आपने कोर्ट में कोई बयान दिया, और इनसे कोई चीज़ छुपाना इनकी निगाहों से अगर ये देखना चाहें तो नामुमकिन है। अब कैसे नहीं देखा गया विजय माल्या को, किन परिस्थितियों में मेहुल चौकसी को नो ऑब्जेक्शन दे दिया गया, दूसरे दुनिया के देश में वो बस गया, नागरिक बन गया। तो इन सब वजहों से विश्वास खोया है उसने। और जितनी बड़ी संस्था और जितना पावर इनके पास, हमारे जैसे साधारण आदमी के लिए उनको 13 घंटा, 14 घंटा और उससे पहले 10 घंटा, 11 घंटा की पूछताछ और सारे पेपर जो उन्होंने मांगे सब उनको मुहैया करा दिया। अब कार्रवाई उनको करना है। मैं देखता हूं कि अक्सर कभी कभी ऐसा हुआ है कि हम किसान हैं, इसलिए हम किसी घटनाक्रम को उस दृष्टि से भी देखते हैं। जब फसल खड़ी होती है तो किसान अपनी पूरी फसल काटता है और बाद में उसमें से अनाज अलग करता है, भूसा अलग करता है। तो अब इस एजेंसी को तो ये देखना पड़ेगा, वो सारी हिंदुस्तान के हस्तियों को, ख़ास तौर से विपक्ष की राजनीति में जो नाम हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि उनमें कोई गुनहगार है या बेगुनाह है। वैसे भी साग को बट्टा ऑलरेडी लगा हुआ है और उस बट्टे को धो पाना मुमकिन नहीं है। आज कोर्ट भी टिप्पणी करती है, सीबीआई हो, ईडी हो, कई मामलों में अखबारों में, चैनलों में आप लोगों के माध्यम से देखने और सुनने को मिलता है। अब लेकिन अब जो है उनके काम करने के तरीके में मैं कोई टीका टिप्पणी कर नहीं सकता, और भी तब जब मेरा एक ऐसी एजेंसी के सामने मेरे विरुद्ध कोई जांच चल रही है। मैं अपना बस ये कह सकता हूं कि मेरा दामन पाक साफ है, यहाँ कोई धब्बा मिलेगा नहीं। बुलाया भी गया है आपको? हाँ, अभी उनकी नोटिस नहीं आई है, नोटिस आएगी, निश्चित रूप से जाऊंगा। उनके जो प्रश्न होंगे अपनी जानकारी के हिसाब से उसका उत्तर भी दूंगा, और पूरा जांच में सहयोग करता रहा हूं, करूंगा। सांसद जी, इसे आप राजनीतिक द्वेष मानते हैं तो कौन सा राजनेता और कौन सा राजनीतिक व्यक्ति पीछे लगा हुआ है? खुल के बात करते हैं इसलिए पूछ। अच्छा, चलिए, आप पूछ रहे हैं तो उन चीज़ों को हम साफ कर दें। ये कार्रवाई हो रही है कहीं और से, और इस कार्रवाई को श्रेय देना या
उसकी नेकनामी और बदनामी किसी और के खाते में डालने का एक मिशन है, एक सोची समझी रणनीति है और योजना है। इस तरह की सारी कार्रवाई को योगी आदित्यनाथ या उनके सरकार के उनके जो हैंड्स हैं उनको इसमें पूरी तरह से, हम भी शुरू में तो यही समझे, लेकिन अब धीरे धीरे तमाम चीज़ें निकल करके आ गई। जम्मू कश्मीर से योजना बनती है, दिल्ली में आकर के देश का संचालन जिस ऑफिस से होता है उस ऑफिस में उसकी मॉनिटरिंग होती है और वहाँ से फिर उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को या केंद्र सरकार की एजेंसियों को सक्रिय किया जाता है, दबाव बनाया जाता है। कुछ भी नहीं है तो करो, झूठ बोल के भरमा करके उनको, लेकिन कलई झूठ की तो खुल जाती है, अंतोगत्वा खुल रही है, खुलती जाएगी। आप तिनके को ताड़ बना रहे हो और जहां बहुत बड़ा गैप है वहां आप उस पर जल्दी से यह छुपा रहे। कोई चर्चा करने वाला है कि वो दुर्दांत अपराधी जो दाऊद इब्राहिम का को अक्यूज रहा वो जेल से बाहर आ गया? कोई चर्चा नहीं होगी ब्रजेश सिंह की। खूबसूरत कहानियां उनके लिए बयान की जाएंगी। क्या हाल है उनके गुनाहों को अदालत में साबित करने के लिए गवाहों को क्या अभियोजन या सरकार कोई संरक्षण प्रदान कर रही है? इसको छुपाना है, इस पे कोई बहस, कोई चर्चा नहीं चलेगी कि जो दाऊद इब्राहिम के बहनोई के हत्यारे हल्दानकर को मारने के लिए जे हॉस्पिटल में घुसकर पुलिस वालों को भी, उसको भी और मेडिकल स्टाफ को भी मार दिया, जिसमें पकड़े गए बड़े बड़े सूरमा, सजा हुई सुभाष ठाकुर की, पहले फांसी की सजा हो गई, फिर अपील में टिल डेथ ऐसी सजा दी गई, टिल डेथ, मर जाने तक जेल में रखा जाए, आखिरी सांस तक। आज कहाँ है कोई सुभाष ठाकुर को खोजने जाएगा? किस डाक बंगले में है, किस एसी कमरे में है? पूरा पूरा बीएचयू रिजर्व है, एक ब्लॉक रिजर्व है उनके लिए, कौन कहने जाएगा? उन चीज़ों पे पर्दा पड़ा रहे तो दूसरी तरफ दिमाग घुमाते रहो। गुनाह कहीं और से, उसकी योजना कहीं और से, और उसका गुनाहगार मैं इसलिए हूँ कि हम दोनों लगभग एक ही समय में शिक्षा ग्रहण किए और राजनीति में भी सक्रिय हुए। वो 1984 से चुनाव लड़ना शुरू किए, हम 1985 से चुनाव लड़े। 10 बार वो चुनाव लड़े, 3 बार जीते, 7 बार हार गए। 10 बार मैं चुनाव लड़ा, 7 बार जीता, 3 बार हार गया। अब इस दरमियान में जब हमारा उनका आमने सामने मुकाबला होता है और उनको अगर पराजय का सामना करना पड़ता है तो बड़े दुखी हो जाते हैं। 2004 में 2.25 लाख वोटों के अंतर से उनको पार्लियामेंट का इलेक्शन इसी गाजीपुर लोकसभा में हमने हराया था, इसी क्षेत्र में। यहाँ की महान जनता ने वो फैसला दिया था, उसी समय से मेरे पीछे पड़ गए। अब ये पहले माननीय उच्च न्यायालय में गए और वहाँ जाके इन्होंने याचिका दाखिल की मेरे चुनाव के संबंध में। मेरिट पर इनकी याचिका नहीं टिकी और हाई कोर्ट ने उसे उड़ा दिया, खारिज कर दिया। फिर इन्होंने बदला लेने की नीयत से, ये 2004 में उन्होंने याचिका दाखिल की थी। 2005 में एक घटना जो घटी, माननीय स्वर्गीय विधायक कृष्णानंद राय की घटना, उस हत्याकांड में मुझे नेम्ड कराया इन्होंने। लेकिन अब कैसे कह सकते थे, उस दिन पार्लियामेंट चल रही थी, मैं हाउस के अंदर था, तो इन्होंने षड्यंत्रकारी की भूमिका मुझे दे दी। केस तो ट्रायल हुआ और ट्रायल हुआ, मैं दोष मुक्त कर दिया गया। दोष मुक्त होने के बाद भी अब इनको चैन तो है नहीं, ये तरह तरह से घेराबंदी करना, आगे इससे मुकाबला न करना पड़े, ये सब प्रयास में रहते हैं। मुकाबला तो हमारा उनका लिखा हुआ है, 19 के मुकाबले में भी
बुरी तरह पराजित हुए। उनको बड़ा घमंड था कि सत्ता हमारी है, प्रदेश में भी देश में भी। मैं 3 विभाग का मंत्री हूँ, डाक एवं पोस्ट विभाग, संचार मंत्रालय, रेलवे, तो ये कहाँ टिक पाएंगे। और सारा कुकर्म हुआ, लेकिन फिर भी 1.25 लाख वोट के अंतर से हार गए। अब चिंता सता रही है 2024 की, और जब 2024 की चिंता सता रही है तो हमको कितना डैमेज कर दिया जाए। उनका बस चले तो ये लोग हमको सड़क पर मरवा दें, ये कुछ भी पाप कर सकते हैं उसको हासिल करने के लिए, उस पद को। अपने तो हो सकता है न लड़ें, आजकल जो फैज़ा में चर्चा है वो अपने सुपुत्र को लाना चाहते हैं। लाओ ना भाई, मेरा भतीजा मन्नू अंसारी मेरे वारिस की हैसियत से मोहम्मदाबाद में चुनाव लड़ा, जीत गया, और दूसरा भतीजा मुख्तार का बेटा है वो मऊ से चुनाव लड़ा, वहाँ से जीत गया, 2 विधायक हैं। मैं अभी एक चुनाव पहले सोचता था, बीमार था, कि शायद आगे चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, लेकिन जब ये चारों तरफ से हमला शुरू हुआ तो मैं चुनौतियों को स्वीकार करने का मेरा मिजाज है। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अगला चुनाव लड़ना है, और सिन्हा जी आए तब, या उनके सुपुत्र जिन्हें इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है आजकल, घुमा, कभी मिलिएगा, देखिएगा उनसे, कुछ 2-4 बार हेलो हाय कर लीजिए, उनको विरासत सौंपने के लिए। अब ये पुत्र मोह बड़ी बुरी चीज़ होती है, ये धृतराष्ट्र को हुआ था, वही पुत्र मोह इनको हो गया। यहाँ और भी तमाम डिजर्विंग कैंडिडेट हैं लेकिन सिन्हा जी को पुत्र मोह हो गया। 7 की 7 सीटों पर अपने कैंडिडेट गाजीपुर में उन्होंने लड़ाया, हमारा कोई योगदान नहीं था, मैं तो बीमार था, लेकिन गाजीपुर की जनता ने यह फैसला दिया कि सिन्हा जी के 7 के 7 कैंडिडेट हार गए अभी 2022 में। अब कई लोग अपना भविष्य लोकसभा के टिकट में खोज रहे हैं, योगी जी के जो कृपा पात्र लोग हैं वो भी सक्रिय हैं, लेकिन चूंकि उनका पलड़ा भारी है सेंटर में, तो सिन्हा जी और उनकी टीम, देखिए अभी तक तो कोई कैंडिडेट भी सामने नहीं है जिसके लिए मैं कह सकूं खुल के कि क्या है। कुछ भी हो, लेकिन आपका इरादा पूरी तरह से अडिग। अब तो ये चुनौती और ये हमले, ये तो जीना धिक्कार है अगर इसे स्वीकार न किया जाए तो। मैं न्याय के पथ पर हूँ, अन्याय का विरोध करता रहा हूँ, और चाहता हूँ कि रहूँ या न रहूँ, मेरा इतिहास यही लिखा जाए कि था अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला कोई। और इस पूर्वांचल में लोग मुझे जानते हैं, मैं 4 दिन से सामाजिक और राजनीतिक जीवन में नहीं हूँ। मेरे पुरखों का भी एक इतिहास है, जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में देश की सीमाओं की रक्षा में बलिदान दिया है। अकेले एक परिवार में 12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। मुझे गर्व है कि मेरे पिता ने भी देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आज वो स्वर्गवासी हो चुके हैं। हमारे परदादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जब देश गुलाम था। उनके नेतृत्व में देश में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन अपने शबाब पर था। तो तमाम लोग रहे हैं, फरीदुल हक अंसारी साहब जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर रहे और 2 बार राज्यसभा के एमपी रहे, डॉक्टर शौकतुल्लाह अंसारी साहब जो नेहरू जी के ख़ास दोस्तों में थे, वो लोकसभा के सदस्य रहे, बाद के दिनों में वो गवर्नर रहे, अनेकों दुनिया के देशों में भारत के सफ़ीर रहे। तमाम एक से एक विभूतियाँ हैं हमारे परिवार में। जुडिशली में अहमद अंसारी साहब जो केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, आसिफ अंसारी साहब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। तो ये परिवार जिस तरह से इस पर मट्टी फेंकी जा रही है, हो सकता है कि कुछ अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए आजकल सोशल मीडिया या ये जो गोदी मीडिया है इसको मिला करके मनगढ़ंत खबरें चलाई जाएं और बदनाम करने की कोशिश की जाए, लेकिन ये सारा मिशन चलता रहता है, उसके बाद भी ये दिया जलता रहता है। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, और नहीं तो जितना बड़ा तूफ़ान है हमारे जैसे कितने इस तूफ़ान में ज़र्रा ज़र्रा हो जाते पता भी नहीं चलता। तो खुले मिजाज और इसके साथ न्याय के पथ पर चलते रहने की बात कह रहे हैं सांसद अफजाल अंसारी, और आगे आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में फिर से एक बार सामने आने की तैयारी भी है। और इनका यह कहना है कि पहले मैं सोच रहा था कि अब शांत रहूंगा, लेकिन
अब आने वाले चुनाव की तैयारियां और भी तेज होंगी। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, गाजीपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।